गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप अभी? सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाइए मुझसे। और जो लोग ज्वाइन होते जाएं वो एक बार कंफर्म भी करते जाइए कि आप मुझसे जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। संगीता जी क्या बोल रही हैं? मैम अब होम साइंस की क्लास नहीं मिल रही है। होम साइंस की क्लास नहीं मिल रही है आपको, तो हो सकता है मैम अभी छुट्टी पर होंगी, इसलिए क्लासेस नहीं चल रही होंगी उनकी। ओके, क्या फेस्टिवल का सीजन है तो हो सकता है मैम छुट्टी ली हो। गुड आफ्टरनून। इसलिए आपकी होम साइंस की क्लास नहीं चल रही होगी। गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। हमारी जो फिलर फॉर्म है, फिलर फॉर्म का ऐप आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेट के एग्जाम की भी तैयारी यहाँ पर हो रही है और टेट के एग्जाम की भी तैयारी हो रही है। तो जो बच्चे इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं वो फिलर फॉर्म को सब्सक्राइब करिए, उसके ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और इसका टेलीग्राम चैनल है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से जुड़िए तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। यूनिट अब एक्चुअली मैंने तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन भी पढ़ा दिया है और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने टॉपिक थे वो भी करा दिया है। और लगभग 2 से 3 यूनिट मैंने करा दिया है आप लोगों को। अब कुछ ही जो एजुकेशन से रिलेटेड बच्चे हैं, शिक्षा नीति और मेथड्स, ये बचे हुए हैं आपके। और इमोशंस एंड मोटिवेशन, ये सब चैप्टर अभी मैंने नहीं कराए हैं, वही बचे और बाकी में तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, फर्स्ट यूनिट का मैंने पूरा करा दिया है। सेकंड यूनिट आपका इंक्लूसिव एजुकेशन भी पूरा हो चुका है। गुड आफ्टरनून आशा जी। तो ये सब टॉपिक्स मैंने लगभग सब करा दिए हैं आपके। लैंग्वेज हो गया, थिंकिंग हो गया, पियाजे, कोलबर्ग और आके वाइगोट्स्की, इन सबको मैंने बता दिया है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब काफी डिटेल में मैंने काफी कुछ करा दिया है। तो जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो उसमें जितनी मेरी पुरानी क्लासेस हैं उसमें ऐड हुई हैं, आप जाके वहां से वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा जी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो हमारे एच टेट और सी टेट की बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारे टीम मेंबर हैं जो आपकी पूरी तैयारी के लिए लगे हुए हैं। वर्षा मैम आपकी सोशल स्टडी की क्लास लेती हैं 9 AM, चंद्रशेखर सर लेते हैं मैथ की क्लास 10 AM पे, और सुकवंती मैम आपकी इंग्लिश की क्लास लेती हैं 1 PM। और जो सीडीपी की क्लास है, यानी मैं रितु आपको सीडीपी पढ़ाती हूँ 3 PM पे, मंडे टू सैटरडे। और सोनाली मैम लेती हैं आपकी ईवीएस की क्लास 6 PM पे, और आरती मैम की हिंदी की क्लास होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमारी सी टेट की बैच स्टार्ट हुई है 2022 और 23 के लिए, इसमें आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए तैयारी हो रही है। तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए आप सभी इसको। तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपके 16 क्वेश्चन करे थे, जब जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं उसी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए थे। उसमें से आपके 16 क्वेश्चन कल हो पाए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपके भी जो डाउट्स होंगे, जहाँ पे जिस टॉपिक में आपको नहीं समझ में आ रहा उसको मैं क्लियर करती हुई चल रही हूँ, ताकि आपको कोई कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। और कोई स्पेशल टॉपिक है जो आपको पढ़ना है या समझ
में नहीं आया है तो आप उसको मैसेज चैट बॉक्स में लिख भी दीजिए, तो फिर से मैं वो क्लासेस आपकी करा दूंगी जिसमें आपको ज्यादा डाउट हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी तो और मैंने पर्टिकुलर हर एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाया है, तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी उस पर। चलिए, तो आज का जो हमारा 17 क्वेश्चन है, कल हमने 16 क्वेश्चन किए थे पूरे, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है उस पे चलते हैं। गुड आफ्टरनून रेनू जी। चलिए, तो हमारा 17 क्वेश्चन है, इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, वो किस में आती है? आपकी पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड या एटीट्यूड? जल्दी आंसर करिए आप लोग इसका, कि कौन सी जिससे हम नॉलेज को अर्जन करते हैं, यानी किसी चीज को समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं ज्ञान को, वो क्या है? पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है या एटीट्यूड है? फटफट आप लोग आंसर करिए इसका। हम्म, जल्दी बताइए। जिसके द्वारा हम ज्ञान का अर्जन करते हैं और उसको अपने बाहर में उसको प्रदर्शित करते हैं या अप्लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शाहीन जी का आंसर आ गया है बी। और लोग भी बताइए। तो जो शाहीन जी का आंसर है वो बिल्कुल सही है, आंसर बी। क्योंकि बुद्धि ही ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा हम ज्ञान का अर्जन करते हैं और उसको हम अप्लाई भी करते हैं। यानी ज्ञान को जो हमने एक्वायर किया उसके द्वारा करते हैं, अपने इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि के द्वारा। हाँ, सोनाली जी का भी जवाब बिल्कुल सही है। आप सबका जवाब बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एडोलसेंस में एक्सपीरियंस क्या होता है? एडोलसेंस में एक्सपीरियंस जो एडोलसेंस करते हैं, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस, फीलिंग ऑफ सिचुएशन अबाउट लाइफ, एंजाइटी एंड concerns about themselves, feeling of fear about sins committed in childhood। तो जो किशोरों की एक स्पेशल जो कह सकते हैं उनकी खासियत जो होती है वो क्या है? बताइए आप। जो अनुभव करते हैं वो वास्तविकता की भावना, जीवन के बारे में तृप्ति की भावना, चिंता और खुद के बारे में चिंता, बचपन में किए गए पापों के बारे में डर की भावना। तो जो एडोलसेंस में होता है जो विशेष, वो इस एज में आके अनुभूत करते हैं, अनुभव करते हैं, वो क्या होता है? आंसर कीजिए आप लोग। एडोलसेंस जो हमारा होता है, 12 से 18 वर्ष की जो उम्र होती है, वो किशोरावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था को बसंत काल भी कहते हैं, जीवन का बसंत काल बोलते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इस समय जो चेंजेस होते हैं बच्चों में, वो बहुत ही एक तरह से कहते हैं उपद्रव और तूफान वाली स्थिति होती है, क्योंकि इनके अंदर इतनी ज्यादा इंटरनल भी बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस से ये एक्सटर्नल जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट होती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इसलिए इस अवस्था को तूफान की अवस्था या उपद्रव की अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है वो उतनी तेजी से होती है जैसे उनकी इन्फेंसी पीरियड में होती है। शैशव अवस्था में जो तीव्र अवस्था में उनकी वृद्धि और विकास होता है, वो फिर एडोलसेंस में फिर से स्टार्ट हो जाता है ये चीजें। तो बच्चों में इतनी चेंजेस जो होते हैं, चेंजेस को संभाले उनको सब करने में इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है। हर चीज को एडजस्ट करते करते वो जब पूरी किशोरावस्था में पहुंचते हैं तब वो करते हैं। आशा जी का आ रहा है जवाब बी, प्रतीक्षा जी का ए। तो इसका जो 17 का ए बता रही हूँ। 17 का बी था सही आंसर। और प्रतीक्षा जी का 17 का बी बोल रही इंटेलिजेंस है। 18 का आपको बताना है कि एडोलसेंस में एक्सपीरियंस, एडोलसेंस क्या अनुभव करते हैं?
18 का आंसर दीजिए। एडोलसेंस में एक्सपीरियंस, एडोलसेंस की क्या एक चीज होती है जो इन बातों में जो दिया गया है, आपका जो फोर्थ अगर मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल गलत है। बचपन में किए गए पापों का इससे कोई रिलेट नहीं होता है। और जीवन के बारे में तृप्ति की भावना, जीवन से तृप्ति नहीं होती है इनको, इसके लिए ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। कहे कि जीवन में क्या करना है, ये सब की इनके अंदर बहुत ज्यादा द्वंद चलती है कि आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो इसको लेके ये जो ऑप्शन दिया है, जीवन के बारे में तृप्ति की भावना, फीलिंग ऑफ सिचुएशन अबाउट लाइफ, तो इतनी जल्दी तृप्ति नहीं हो जाती है इनकी इस एज में आके, इसमें तो ये बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अगर हम बात करें चिंता और खुद के बारे में, तो चिंता तो करते हैं पर खुद के बारे में नहीं, इफेक्टेड बहुत ज्यादा होते हैं, अपने परिवार से, अपने भविष्य से, हर चीज को लेके ये चिंतित होते हैं। तो ये भी जो हमारा ऑप्शन होता है ये गलत होता है कि अपने बारे में केवल नहीं सोचते हैं, ये हर चीज के बारे में सोचते हैं, अपने समाज के बारे में सोचते हैं, जो हमारे समाज में सही है गलत है, हर चीज को समझने के लिए पूरी तरह से हो जा नहीं सी नहीं होगा, चिंता करते हैं पर खुद के बारे में केवल नहीं करते हैं, ये दूसरों से भी कनेक्टेड होते हैं। इस एज में बच्चे दूसरों से बहुत ज्यादा अटैच कह सकते हैं, अपने व्यवसाय के लिए चिंतित हो सकते हैं, अपने एम के लिए चिंतित हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। जब 18 ईयर में जाते हैं तो बच्चे अपने करियर पे फोकस करते हैं। वो करियर पे क्यों फोकस करते हैं? अपने घर परिवार हर चीज को लेकर फोकस करते हैं। तो जो उनमें आत्म वास्तविकता की भावना होती है वो होता है, वो हर चीज को वास्तविकता समझने लगते हैं, हर चीज का अर्थ समझने लगते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज रॉन्ग है। वो उसको अपने स्तर पर एनालाइज करते हैं और फिर उस चीज पर निर्णय लेते हैं, कहीं सुनाई बातों पर नहीं जाते हैं, वो पूरे फैक्ट को समझते हैं फिर एक डिसीजन लेते हैं। तो एडोलसेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो भावना होती है ये इनके में ज्यादा होती है, वास्तविकता को समझने की, जानने की इच्छा एडोलसेंस में ज्यादा होती है। तो हमारा जो 18 का आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है सोनाली जी, तो जो हमारा आंसर था वो ए था कि आत्म वास्तविकता की भावना ज्यादा होती है, ये अपने एस्पेक्ट से हर चीजों को सोचने समझने को कोशिश करते हैं, फिर किसी चीज पर निर्णय लेते हैं, कहीं सुनाई बातों पर नहीं जाते हैं। फिर हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट, अपने टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। हाँ, रेनू जी का भी जवाब बिल्कुल सही है, ए होगा। और 19 क्वेश्चन पे अभी हम आ गए हैं, तो 19 का आंसर आप लोग बताइए कि हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट, फादर लाइक, फादर फ्रेंड लाइक, जनरल या एल्डर लाइक। एक शिक्षक को छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता की तरह होना चाहिए, दोस्त या मित्र की तरह होना चाहिए, या सामान्य होना चाहिए, या बड़ों की तरह उसे बिहेव करना चाहिए। तो ये बहुत इजी है, लेकिन पेडागोजी सेक्शन है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं और इसको भी पूछे जाते हैं, तो उसको जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। 19 का क्या होगा, हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट। इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है आप सभी इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो आंसर करिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा। मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का, आंसर करिए। रश्मि जी का आया बी, यस। और कोई बताएगा। तो रश्मि जी जो कह रही हैं आंसर फ्रेंड लाइक बिल्कुल सही है, जो एक शिक्षक का व्यवहार अपनी कक्षा में अपने छात्र के साथ होना चाहिए वो फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो पिता की तरह करेगा तो भी पिता एक कह सकते हैं डर वाली चीज होती है, पिता के साथ जो रिस्पेक्ट होता है वो चीजें
वो टीचर से नहीं कह पाएगा, सामान्य भी नहीं होना चाहिए। एक मित्र की तरह अगर शिक्षक अपने छात्रों के साथ रहता है तो दोनों को एक दूसरे का व्यवहार समझने में और एक दूसरे को कह सकते हैं पढ़ाने लिखने से लेके हर चीज बच्चे खुल के अपने शिक्षक को जब बताएंगे तो वो चीजें अच्छी तरीके से शिक्षक भी समझेगा और बच्चों को भी एक्सप्रेस भी अच्छे से करेगा। तो यहाँ पे जो एक शिक्षक और छात्र का जो संबंध होना चाहिए वो मित्र की तरह होना चाहिए। हाँ, रश्मि जी का बिल्कुल सही है, बी होगा। तो ये हमारा जो आंसर है वो बी होगा। हाँ, आपका भी आंसर सही है सैयद जी। ये बी ही होगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड? बच्चे का जो पहला शिक्षक किसे माना जाता है? हेडमास्टर, क्लास टीचर, मदर या ट्यूटर? कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 का आप सभी आंसर करिए कि बच्चे का जो पहला शिक्षक माना गया है वो किसको माना गया है। ये भी बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आशा जी, रेनू जी, सबका जवाब बी आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का बी है। अभी आपको 20 का बताना है। आप लोग क्वेश्चन नंबर भी डालते जाइए ताकि पता चलता रहे। क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो कंफर्म हो जाएगा क्योंकि आपके मैसेजेस थोड़े मुझे लेट में मिलते हैं। तो पीछे नहीं होगा। हिना रानी कह रही हैं सी। हाँ, 20 का सी। हाँ, पंकज जी भी सही बोल रहे हैं, 20 का सी। सोनाली जी का, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जो हमारी पहली शिक्षक होती है वो माँ होती है क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपनी माँ की गोद में ही वो जाता है और मातृभाषा या बेबी टॉक जो कहते हैं हम, वो माँ बच्चे को जो गोद में प्यार करती है, हर चीज बातें करती है, हर चीज सिखाती है। तो माँ जो होती है बच्चे से सबसे ज्यादा कनेक्ट होती है और जो बच्चा सीखना शुरू करता है वो अपने माँ से ही पहला सीखना शुरू करता है। आप सबका जवाब बिल्कुल सही है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पेडागोजी सेक्शन से बनते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड इज हिज या हर? कल मैंने आपको क्रिएटिव चाइल्ड बच्चों के बारे में पूरा डिटेल में बताया था कि गिफ्टेड होते हैं जो बहुत ज्यादा कहते हैं हाईली आईक्यू लेवल में होते हैं, दूसरे हमारे क्रिएटिव होते हैं और तीसरे हमारे टैलेंटेड बच्चे आते हैं गिफ्टेड बच्चों में। तो ये जो गिफ्टेड बच्चे तीन कैटेगरी में होते हैं, उनमें एक होता है क्रिएटिव चाइल्ड यानी रचनात्मक बच्चे जो किसी चीज में नए तथ्य को ढूंढकर नई तरीकों से उसे सोचते हैं, कई वे में सोचते हैं, वो हमारे होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग चाइल्ड। तो इसमें से जो उनकी एक क्वालिटी है क्या है? इंटेलिजेंस, गुड बिहेवियर, क्रिएटिविटी या गुड मेमोरी? रचनात्मक बच्चों का संकेत क्या है? उनका एक जो साइन हम बोल सकते हैं वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का आप सभी आंसर करिए कि साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड इज हिज या हर, लड़का या लड़की में क्या है जो क्रिएटिव चाइल्ड का एक विशेषता है? हाँ, हिना जी बिल्कुल सही जा रही हैं कि इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ था कि क्रिएटिव चाइल्ड दे दिया तो उसकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, पुराने तथ्यों में नए चीजों को जोड़कर अपना एक निष्कर्ष निकालना, हर चीजों को नए नजरिए से देखना, एक तरीके से नहीं कई तरीकों से किसी चीज को सोचना, ये होते हैं क्रिएटिव चाइल्ड। जैसे मैं बोलूं, हाँ, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। सोनाली जी, रश्मि जी, सैयद जी, सबका सब जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो एक क्रिएटिव बच्चों को अगर हम जानते हैं, एक तो जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो मतलब आईक्यू लेवल उनका अच्छा होता है, टैलेंटेड किसी एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, टैलेंटेड होते हैं एक या दो से भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा। एक आते हैं हमारे हाईली आपके बोल सकते हैं हाईली आईक्यू लेवल के, बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल जिनका बहुत ज्यादा होता है, कह सकते हैं साइंटिस्ट वगैरह ये जो होते हैं।
और क्रिएटिविटी में जो आते हैं बच्चे की वो जो तथ्य दिए गए हैं, जो भी उनके सामने समस्या है उसमें हर तरीके से सोचते हैं, कई तरीकों से सोचते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम दे देते हैं आईक्यू निकालने के लिए कि किसी बच्चे का आईक्यू निकाले, उस फॉर्मूले के बेस पे जो आपका हाईली कह सकते हैं प्रतिभाशाली बालक है उसने आपको आईक्यू निकाल के बता दिया। लेकिन क्रिएटिव बच्चे अगर उस चीज को निकालते हैं, अगर किसी की बुद्धि लब्धि 120 आई तो वो उसको पूरा डिफाइन करेंगे कि ये किस लेवल में आएंगे, ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं। अगर उनकी आईक्यू लेवल 130 है तो वो ये बताएंगे कि 130 है तो ये अर्थ प्रतिभाशाली बालक हो गए, इनके अंदर ये गुण हो सकता है। मतलब हर चीजों को वो कई तरीकों से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होते हैं हमारे क्रिएटिव चाइल्ड। चलिए, आप सबका जवाब बिल्कुल सही है। शाहीन, प्रतीक्षा, आशा, सबका जवाब बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द रॉ मटेरियल ऑफ थिंकिंग इज। थिंकिंग का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कह सकते हैं कच्चा माल जिससे हमारी थिंकिंग स्टार्ट होती है फर्स्ट, वो क्या है? सिंबल्स है, सिमेंटिक है, मैन है, चाइल्ड है। तो जब मैंने थिंकिंग आपको पढ़ाई थी तो बताया था कि 4 एस्पेक्ट जो होते हैं वो थिंकिंग को लेकर चलते हैं। तो इसमें आप आंसर करिए कि हमारा जो आंसर नंबर 22 है उसका, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। तो सभी फटाफट आंसर करते जाइए। सिंबल, सिमेंटिक, मैन या चाइल्ड। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का डी बोल रहे हैं। और कोई बताना चाहेगा? तो इसका मैं बताना चाहूंगी, जो चिंतन हमारा स्टार्ट होता है वो बच्चा करता है, पर उसकी मेन जो होते हैं वो हमारा होता है प्रतीक, प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय, जिनको हम बोलते हैं कि ये जो 4 टूल्स जो हमारे थिंकिंग के होते हैं, और प्रतिज्ञप्ति बोलते हैं उसको, प्रपोर्शन। ये चीजें जो होती हैं ये हमारे थिंकिंग की मटेरियल होती हैं। जो सबसे पहले होता है हमारा मटेरियल वो होता है सिंबल, यानी कि संकेत कह सकते हैं। संकेतों के माध्यम, पहला जो छोटे अगर बच्चे वो करते हैं तो सबसे पहले जो चिंतन होता है उनका संकेतों के रूप में चिंतन होता है। तो ये जो हमारे 4 होते हैं, प्रतिमा बोलते हैं, ठीक है, प्रतीक होता है, संप्रत्यय होता है और भाषा होता है। ये हमारे थिंकिंग के मटेरियल होते हैं जिसके द्वारा हम चिंतन करते हैं या कुछ सोच, बच्चा ही सोचता है ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे थिंकिंग का मटेरियल पूछा गया है कि वो किसके तरह से किस चीज को लेके दिमाग से सोचता है। जो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं थिंकिंग, वो हमारी मेंटल प्रोसेस है, हमारी मानसिक योग्यताओं पर निर्भर करती है। तो जो चीजें हम सीखते हैं वो अपने दिमाग में चिंतन जो करते हैं वो सिंबॉलिक भी होता है, इमेजिनेटिव भी होता है और लैंग्वेज भी होता है और कॉन्सेप्चुअल भी होता है। हाँ, ये आपका गलत जवाब हो गया है। तो 22 का जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा, मीना जी। सिंबल्स यानी संकेत जो होते हैं वो हमारे थिंकिंग के मटेरियल होते हैं, यानी किसी भी चीज के बारे में हम जब सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो वो संकेतों के माध्यम से हमारे दिमाग में आते हैं और उसको हम सोचते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को कि जो थिंकिंग के रॉ मटेरियल होते हैं वो हमारे होते हैं प्रतिमा, प्रतीक, भाषा और संप्रत्यय। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 23 की तरफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? क्रोमोसोम्स, जीन्स या फर्टिलाइज्ड सेल्स या जाइगोट? तो बताइए, अनुवांशिकता की इकाई है क्रोमोसोम्स, जीन, निषेचित कोशिकाएं या युग्मनज, जिसको जाइगोट बोलते हैं हम। तो इसका आंसर करिए।
हाँ, चलिए आपको कुछ क्लियर भी होता जाए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? क्रोमोसोम्स, जीन, फर्टिलाइज सेल या जाइगोट? 23 का बी। और कोई बताएगा? आपका हिना जी सब जवाब हर सही सही आ रहा है। तो जो हमारा मेन होता है इकाई जो होती है वो हमारी जीन्स होती है। इसी के माध्यम से क्रोमोसोम्स ये जाते हैं। एक क्रोमोसोम्स में हम कह सकते हैं हजारों जीन्स होते हैं जो जीन्स के माध्यम से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। क्रोमोसेल्स जो होते हैं उसके द्वारा वो बच्चे में हस्तांतरित होते हैं। ये जीन्स माता और पिता से बच्चे में जाते हैं। हाँ जी, आप सबका जवाब बिल्कुल सही है 23 का बी। नहीं, सी नहीं होगा। फर्टिलाइज्ड सेल्स नहीं होते हैं हेरिडिटी। ये जीन्स फर्स्ट आते हैं, उसके बाद हमारे क्रोमोसोम्स आते हैं। क्रोमोसोम्स के बाद हमारे जो सेक्स सेल्स होते हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में जाते हैं, क्रोमोसोम से सेक्स सेल्स बनते हैं। फिर हमारा जाइगोट बनता है। जाइगोट यानी जो 46 गुणसूत्र एक बच्चे में पाए जाते हैं, वो जो 46 गुणसूत्र होते हैं उनको हम जाइगोट बोलते हैं। और जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो होती है 23। 23 उसके माता से और 23 उसके पिता से। इस जो होते हैं मेन प्रेषक होते हैं जो संप्रेषित करते हैं गुणों को क्रोमोसोम्स के माध्यम से बच्चे में, यानी जो माता पिता के गुण होते हैं वो हस्तांतरित होते हैं उसके बच्चों में। तो जो फिजिकली अगर हम कहते हैं बच्चों में अपने माता पिता से उनके आंखों का रंग, शरीर, शक्ल, वो हम बोलते हैं ना बच्चों के उनके मम्मी पापा से मिलना, तो ये सब किसके द्वारा होते हैं? जीन्स के द्वारा जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के द्वारा जाते हैं। तो जीन जो होता है वो आनुवंशिकता की मुख्य इकाई होती है। ये जीन्स क्रोमोसोम्स में जाते हैं और क्रोमोसोम से सेल्स में जो हमारी होती हैं उसमें जाते हैं, फिर वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो जीन्स हमारी हेरिडिटी की मुख्य इकाई होती है। क्लियर है आप लोग को? तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स? क्लाइंबिंग, हॉपिंग, रनिंग एंड राइटिंग। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था पूरा कि ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में मैंने आप लोग को बताया था कि ग्रॉस मोटर क्या है, फाइन मोटर क्या है। तो जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स? फाइन मोटर स्किल्स के उसमें क्या है? कूदना, चढ़ना, भागना या लिखना। तो सभी जल्दी जल्दी आंसर करिए। जो हमारी मांसपेशियों में ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होता है, ये दो उसमें एक मेन आता है। एक होता है हमारा ग्रॉस मोटर और दूसरा होता है हमारा फाइन मोटर। तो फाइन मोटर में क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर पहले हम समझ लेते हैं। ग्रॉस मोटर जो होती है हमारी बड़ी मांसपेशियां जो कहते हैं जो यूज होती है हमारे बॉडी में, उसको हेल्प करती हैं कार्य करने में। जैसे वो हमारा होता है कूदना, भागना, दौड़ना, ये सब जो क्रियाएं होती हैं हमारे बड़े मसल्स उसमें यूज होते हैं। लेकिन जब हम फाइन मोटर, यानी फाइन नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्म जब हम अपने चीजों को यूज करते हैं वहां पे हमारा आता है फाइन मोटर। जैसे हमारी जो छोटी मांसपेशियां जब सक्रिय होती हैं हमारे बॉडी को मूव कराने में, तो वो हमारी होती हैं फाइन मोटर स्किल्स। जैसे हम सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, लिखाई, ये सब क्या होते हैं जिसमें हम अपने हाथों का, उंगलियों का, छोटी मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं, वो होती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है। दौड़ना, भागना जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। हाँ, रश्मि जी का जवाब सही है। नहीं, सी नहीं होगा। सैयद ने जो जवाब दिया है डी,
ये बिल्कुल सही है। हमारे फाइन मोटर स्किल्स में जो हमारी हाथों की मांसपेशियां हो गई, जो हमारे अंदर जो छोटे छोटे मांसपेशियां जिसे हम कोई सूक्ष्म कार्य करे करते हैं, वो हमारे फाइन मोटर्स में आते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से आप और समझ सकते हैं। जैसे आप जब क्रिकेट देखते हैं तो जो बॉलर बॉल फेंकता है तो वो दौड़ता है, उसमें उसका ग्रॉस मोटर यूज हो रहा है, यानी उसके हाथ पैर बड़े मसल्स काम कर रहे हैं, दौड़ने भागने कूदने, ये जो क्रियाएं होती हैं वो हमारा होता है ग्रॉस मोटर। लेकिन जब वो बॉल को स्विंग करता है, हाथों से हिलाता है फिर फेंकता है, वहां पे हमारा फाइन मोटर यूज करता है, यानी उसने हाथों को अपनी छोटी मांसपेशियों को यूज किया, तो वो हमारा होता है फाइन मोटर। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फाइन मोटर क्या होता है और ग्रास मोटर क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो डी राइटिंग सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने छोटी मांसपेशियों का अपने यूज किया। सूक्ष्म कार्यों को करने के लिए हमारी फाइन मोटर स्किल्स यूज होती हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स राइटिंग तो है, ये सिलाई बुनाई करना, कुकिंग करना, इसमें जो होते हैं हमारे प्रदर्शन जो होता है, ये सब अच्छे से होता है। ओके, थैंक यू रीना जी। चलिए, आपको समझ में आना चाहिए, मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, सिर्फ आंसर बताना नहीं, उसके पीछे लॉजिक भी बताना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज और टू द क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो हमारा मानसिक बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र था वो क्या था? तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि कालानुक्रमिक आयु यानी कि जो हमारी मानसिक आयु और वास्तविक आयु है, क्रॉनिकल एज यानी वास्तविक आयु, और मानसिक आयु गुणे 100, इसका जो रेशियो बनता है वो किस तरह से बनता है? तो जल्दी जल्दी आंसर करिए। इमोशनल कंटेंट, इंटेलिजेंस कंटेंट, या बोथ, या नन ऑफ दीज। इसका फॉर्मूला भी मैंने आप लोग को बताया था। तो रश्मि जी का आंसर आ रहा है डी। और कोई आंसर बताएगा? तो हमारा जो आईक्यू का होता है वो हमारा होता है MA, यानी मेंटल एज, अपॉन CA। CA लिखने पे मत जाइएगा, गुणे 100। ये हमारा होता है मानसिक आपका आईक्यू निकालने का। हाँ हाँ, आशा जी का जवाब बिल्कुल सही है। बोथ नहीं, हिना जी ने दिया है नहीं, ए बिल्कुल नहीं होगा। इमोशनल क्वाड्रेंट तो हम निकालते ही नहीं है, और बोथ तो लेंगे ही नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं लेंगे। तो जो हमारा राइट आंसर होता है इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, मतलब आईक्यू, बुद्धि लब्धि जो हम निकाल रहे हैं, ये हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे इसने सूत्र दे दिया मेंटल एज और क्रॉनिकल एज यानी वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ का आपका फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ रहा था कि यहाँ पर क्या लिखते हैं। तो आशा जी ने जवाब और हिना जी ने जो दिया है बिल्कुल सही दिया है, इंटेलिजेंस। और इसका जो परीक्षण तो अल्फ्रेड बिने जी ने लाया था, लेकिन जो इसका पूरा सूत्र जो डेवलप किया था वो टर्मन जी ने किया था, 1916 में किया था। हाँ, आपका सही है। मैंने बोला हिना जी और आशा जी और प्रतीक्षा जी ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट ही निकालते हैं, ये हमारा सूत्र होता है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। MA मेंटल एज, CA क्रॉनिकल एज, और गुणे 100, और यहाँ पे इंटेलिजेंस जो हम निकालते हैं बुद्धि लब्धि वो होती है। चलिए, तो इसमें सब लोगों ने बोथ बोला, ये बोला, तो ये गलत है। ये सूत्र है बुद्धि लब्धि आईक्यू निकालने का। तो यहाँ पे जो हमारा जवाब होगा वो बी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। A group of students are found to be harassing another student. What should be your reaction?
ठीक है, ये आपका पेडागोजी है। तो बताइए, पनिश द स्टूडेंट्स, सेंड टू देयर पेरेंट्स, काउंसिल द स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, गिव देम अ सेवर वार्निंग। ठीक है, तो आपको बताना है कि छात्रों का जो एक समूह है वो दूसरे छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? छात्रों को दंडित करेंगे, उनके माता पिता को भेजेंगे, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श देंगे, या फिर उन्हें एक गंभीर चेतावनी देंगे? तो आंसर करिए आप लोग 27 का, कि एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे इस प्रतिक्रिया पे कि एक छात्र दूसरे छात्र को परेशान कर रहा है, तो आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? ट्वेंटी सिक्स का हिना जी का आ रहा है सी। तो हिना जी का जवाब है सी, वो बिल्कुल सही है ना? तो जो आपका आंसर है ये बिल्कुल सही है कि हम छात्र को व्यक्तिगत रूप से परामर्श देंगे, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो छात्रों को दंडित करने के लिए बिल्कुल मना करती है। हम उसको डायरेक्टली डांट के बोल के कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, अदर वेज के तरीकों से दंडित कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी चीज पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा, प्रतीक्षा जी ने भी सही दिया है। हाँ, पंकज जी, आशा, सब बी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा सी होगा। हम पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व करेंगे इसमें, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब एक स्कूल में शिक्षक ही उसका मेन गाइडेंस जो करता है वो शिक्षक करता है, तो जो बातें शिक्षक समझाएगा वो उसके माता पिता नहीं समझाएंगे। वो शिक्षक का काम है कि उसको कैसे उस बच्चे के साथ ट्रीट करना है, उसको उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। हाँ, शाहीन का भी जवाब सी है, सही है ये। ठीक है आशा, ये जवाब भी गलत है। सेंड टू देयर पेरेंट्स, बच्चे को उसके पेरेंट्स के पास, हर चीजों के लिए हम पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व करते हैं स्कूल में। जहां तक हो सकता है हम उसके झगड़े का पहले कारण जानेंगे कि कारण क्या है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, फिर जो रीजन होगा हम उस पे उसको गाइडेंस कर सकते हैं। तो हमारा जो ये आंसर होगा 27, कि छात्र का व्यक्तिगत रूप से परामर्श देंगे कि आपको ऐसा बिहेवियर का कारण क्या है और आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा अगर किसी के साथ झगड़ा कर रहा है तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा, ये उसके साथ ऐसा बिहेव हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। व्हाट इज मीन बाय स्कीमा? अभी जो हम आ रहे हैं मेन, जो आपके प्याजे जी की थ्योरी पे हम आ गए, जो मैं आप लोग को बताना भी चाहती थी कि ये मेरा क्लास प्याजे जी पे मैंने बहुत फर्स्टली ही क्लास ले लिया था। तो आगे उनका स्कीमा एक वर्ड यूज किया था प्याजे जी ने, तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, चंकिंग मैकेनिज्म, लर्निंग टेक्निक्स, ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, या डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चंकिंग तंत्र मतलब किसी चीज को मशीन के रूप में करते हैं, सीखने की तकनीक है, लर्निंग टेक्निक्स है, या फिर ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक मेमोरी में संग्रहित जानकारी के लिए संगठित पैकेट्स है। ठीक है, या डिफेंस, या अपने आप को बचाने का कुछ ऐसे मैकेनिज्म यहाँ पे यूज किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 28 का? जल्दी जल्दी सभी आंसर करिए कि स्कीमा का मतलब क्या है। 28 का सी होगा। और कोई बताएगा? शाहीन, सी।
हाँ, तो आपने जो स्कीमा का अर्थ समझा वो बिल्कुल सही समझा है। स्कीमा का अर्थ होता है टू नो अबाउट योर वर्ड, यानी कि नई जानकारियों को अपने दिमाग में संग्रहित करना या जानना। अपने जो भी नया हम ज्ञान एक्वायर करते हैं अपने वर्ड से, उसको अपने दिमाग में डालना, अपने मस्तिष्क में डालना। ये जो बहुत स्कीमा जो फैक्टर है, ये आपका जीन प्याजे जी ने इस्तेमाल किया था जब बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें। तो स्कीमा आप बिल्कुल सही समझे, प्रिया ने भी सही जवाब दिया है, सी, कि जो स्कीमा है वो क्या होता है, टू नो अबाउट योर वर्ड, अपने वर्ड के बारे में जानना और उसको जानकर अपने दिमाग में संग्रहित करना, नई जानकारियों को अपने दिमाग में लाना, ये होता है हमारा स्कीमा। स्कीमा के अंदर दो वर्ड और आते हैं, आपके आते हैं एसिमिलाइजेशन या एकोमोडेशन, यानी समावेशन और आत्मसात्मीकरण। तो आप लोग क्या इसका अर्थ समझते हैं, क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? और इन दोनों से जो एक वर्ड और निकला था, इक्विलिब्रेशन, यानी संतुलन। तो प्याजे जी ने ये जो स्कीमा के साथ तीन वर्ड और जोड़े थे, मैं उसके बारे में भी थोड़ा आप लोग को बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग कुछ जानते हो तो रिप्लाई करना, कि एसिमिलेशन आत्मसात्मीकरण और समावेशन एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन, क्या आप इन तीनों वर्ड्स को जानते हैं? एसिमिलाइजेशन क्या होता है, जो हम अपना जो नए ज्ञान को हमने जाना, उसको अपने दिमाग में सेट किया, संग्रहित किया। एसिमिलाइजेशन उसके साथ डील करना होता है जब हम अपने वातावरण में जाते हैं, यानी जो स्कीमा डेवलप हो गया, डील टू हर नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना, और जोड़ने के बाद अगर वो फिट बैठता है और नहीं फिट बैठता है तो उसमें जो हम परिवर्तन करते हैं वो होता है एकोमोडेशन। और जब एसिमिलाइजेशन और एकोमोडेशन में संतुलन होता है तो वो हमारा होता है इक्विलिब्रेशन, यानी कि संतुलन बनाते हैं। तो मैंने इसीलिए एक मेथड से बताने की कोशिश की कि स्कीमा क्या है। जैसे यहाँ पे एक बच्चे ने बिल्ली को देखा, उसका स्कीमा डेवलप हो गया कि ये बिल्ली है, तो उसने बिल्ली के बारे में, ओके, प्रिया जी को पता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा स्कीमा। ठीक है, फिर बच्चा दूसरे दिन गया, उसने एक कब को देख लिया, तो उसने क्या, इस ज्ञान को इस ज्ञान के साथ जोड़ा, क्योंकि दोनों सेम दिखते हैं, तो उसने इसको भी क्या बोला, कि ये बिल्ली है। ठीक है, फिर उसकी बहन ने समझाया, यहाँ पे क्या हुआ, कि उसने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा और एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि ये बिल्ली है। लेकिन जब उसकी बहन ने ये देखा तो उसने बोला, यानी अल्टरिंग किया उस चीज को, कि नहीं ये बिल्ली नहीं है, ये कब है, जो टाइगर का बेबी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने अपने स्कीमा को चेंज किया, चेंज करने के बाद नया स्कीमा डेवलप हुआ कि ये जो है ये बिल्ली है और ये जो है केब है, यानी इन दोनों में जो संतुलन हो गया वो हमारा हो गया इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो ये वर्ड मैं इसलिए भी क्लियर कर दे रही थी कि जो लोग क्लास नहीं लिए या जिनको नहीं पता है, तो स्कीमा से भी बहुत सारे हमारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यूज किया। ठीक है, ओके, आप सब लोग को पता है, बहुत अच्छी बात है। और इसकी मैंने क्लास ली थी इसलिए मैंने इसको एक बार क्लियर भी कर दिया। वेरी गुड, आप लोग को पता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिकमेंडेड बाय प्याजे? तो प्याजे जी द्वारा जो चार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई गई, सॉरी मैंने तो आपको आंसर भी बता दिया। ठीक है, तो जल्दी बताइए कि 7 स्टेजेस, 6 स्टेजेस, 4 स्टेजेस या 2 स्टेजेस कौन से हैं? जो संज्ञानात्मक विकास का प्याजे जी ने सिद्धांत दिया, वो अवस्थाएं कितनी बांटी थी? जल्दी आंसर बताइए आप लोग।
28 का आंसर दीजिए। जो अवस्थाएं बताई गई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, शाहीन का जवाब सही आ रहा है। जो शाहीन जी का जवाब आ रहा है 28 का सी बिल्कुल सही है। जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं प्याजे जी ने बताई थी, वो पहला हमारा था संवेदीय अवस्था, दूसरा था हमारा पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, तीसरा था हमारा मूर्त संज्ञात्मक अवस्था और चौथा था हमारा अमूर्त अवस्था। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं प्याजे जी ने बताई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ठीक है, आप सबका जवाब सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये जो 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ता है हमारा 2 to 7 ईयर, 7 to 12 ईयर और 12 to 15 ईयर एडल्टहुड भी मानते हैं। तो ये हमारे होते हैं। ठीक है प्रिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक मैंने बताया था सेंसरी स्टेज में जो बच्चे होते हैं, वो इनका जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो डेवलप होता है। मतलब जो वस्तुएं उनको आगे दिखती हैं, वो उन चीजों को ही जानते समझते हैं। जो नहीं होती है वो उनको नहीं इमेज करते। जैसे ऑब्जेक्ट दैट आर आउट ऑफ साइट आल्सो आउट ऑफ माइंड, यानी जो चीजें उनके आंखों के सामने नहीं है वो उनके दिमाग से भी ओझल होती हैं, बाहर होती हैं। बट 8 मंथ से जब वो ऊपर जाते हैं मंथ में, तो वो जान जाते हैं जो नहीं दिखता उनका अस्तित्व होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज, क्या है जल्दी बताइए। हाँ, वो मेरे से आंसर निकल गया। जब संज्ञानात्मक विकास की बात होती है प्याजे की, तो 4 अवस्थाएं निकल ही जाती हैं। जो फर्स्ट मैंने दिखाया था ये सेंसरी मोटर स्टेज का दिखाया था। जो बच्चे आपके 0 to 2 इयर्स के होते हैं उनको बताया था कि इनका जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, मतलब जो चीजें सामने दिखती हैं वस्तु स्थायित्व बोलते हैं, वो उनको ही समझते हैं, उनको ही रियलाइज करते हैं। उसके बाद जो उनके सामने नहीं होता है वो उनको इमेज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रोथ होता है 8 मंथ्स के बाद, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हट जाता है कि जो चीजें सामने हैं वही चीजें हमारे सामने दिखाई दे रही हैं या हो रही हैं। ये होते हैं, मतलब किसी चीज को जो देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, वो उन्हीं चीज को ही एडजस्ट करते हैं कि यही चीजें हमारे सामने होती हैं। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज सिंटैक्स, मोरफोन और आपका आ गया पैरामेटिक्स और फोनिंग। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए आप लोग। 29 का आंसर आप कर रहे हैं शायद। 29 का आंसर बताइए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज, भाषा की जो अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई जो होती है अर्थ की, वो क्या है। आपका वाक्य विन्यास है, या आपका रूपिम है, या स्वनिम है, या अर्थ विन्यास है। 29 का सी। नहीं, ये गलत है। व्यवहारिकता नहीं होती है, प्रैग्मेटिक्स नहीं होते हैं। जो
कह सकते हैं अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है ये मोर्फिम होती है, यानी कि स्वनिम होती है आपकी। ये होती है जो अगर भाषा की अगर हम बात करें, जो भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसका अर्थ नहीं होता, वो हमारी सबसे पहले आती है स्वनिम होती है, ठीक है। और ये हमारी रूपिम होती है। स्वनिम यानी फोनिम होती है, ये भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन अर्थ की, जिसमें अर्थ निकलता है शब्दों में से आ, ई, ये जो हमारे वर्ड आते हैं जिससे एक अर्थ का निर्माण होता है, वो हमारा होता है रूपिम, यानी कि ये आपकी मोरोफिम होती है, ठीक है। तो ये 20C नहीं होगा, ये आपका बी आंसर होगा। रूपिम जो अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई अगर हम कहते हैं तो वो हमारी होती है रूपिम। और भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी होती है स्वनिम, यानी कि फोनिम ये होती है। लेकिन यहाँ पे अर्थ की पूछा था, मीनिंग इन लैंग्वेज, यानी अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो हमारी होती है रूपिम होती है। नहीं, डी, ये आपका डी गलत है। यहाँ पे भाषा की अर्थपूर्ण इकाई, जिसमें अर्थ जिसको हम बांट नहीं सकते, लेकिन उसमें अगर हम कुछ अर्थ जोड़े तो उससे एक नया शब्द का निर्माण हो जाता है, वो हमारा होता है रूपिम। तो अर्थ के रूप में जो सबसे छोटा हमारा होगा वो हमारा होता है मोर्फिम, यानी कि रूपिम। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है फोनिम। लेकिन यहाँ पे भाषा के अर्थ के रूप में बोला गया, इसमें अर्थ नहीं होता है। और इसका अर्थ जो वर्ड निकलते हैं इसको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसमें नया शब्द मिलाकर हम एक अर्थ का निर्माण कर सकते हैं। सिंटेक्स हमारा वाक्य निर्माण होता है, और व्यवहारिकता जैसी कोई चीज नहीं होती है हमारे लैंग्वेज में, ठीक है। हाँ, रूपिम, वही मैंने बोला कि रूपिम होगा। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है स्वनिम। ये अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है ये होती है हमारी रूपिम। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? तो आगे बढ़े। इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर नोइंग। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो किस चीज को जानने के लिए करते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मेंटल रिटायर्डेंस, या एजुकेशनल बैकवर्डनेस, या ऑल ऑफ दीज। 30 का आंसर दीजिए आप लोग। कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो किसके लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं? व्यक्तिगत अंतर के लिए, मानसिक मंदता के लिए, शैक्षिक पिछड़ापन, या सभी? इंडिविजुअल डिफरेंस, मेंटल रिटायर्डनेस, या एजुकेशनल बैकवर्डनेस, या ऑल ऑफ दीज। 30 का आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को करने के लिए तो होते ही हैं। उसके आधार पे हम तीव्र बुद्धि, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, उसको तो चेक करते हैं। मानसिक मंदता को भी जानते हैं, ठीक है, कि कौन बच्चा मानसिक मंद है। और ये सब इसके अंदर ही आते हैं। शैक्षिक पिछड़ापन वाले बालक कौन होते हैं उनको ठीक है, शैक्षिक पिछड़ापन भी होता है, और ये सभी इसमें आएंगे। तो जो हमारा राइट आंसर जाता है वो होता है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अभी पता चल गया ना आंसर आपको? हाँ, आशा का सब जवाब सही था, डी, ऑल ऑफ दीज होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी पता करते हैं। मेंटली रिटायर्ड बच्चे जो होते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट में आ जाते हैं ये सभी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, डी, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड इन। जो हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होता है वो मौलिक रूप से कहाँ पूरी होती है, क्लासरूम, स्कूल, सोसाइटी या हो। रश्मि, हाँ सबका जवाब सही है। 29 का आंसर मैंने बताया था आपको कि वो 29 का आंसर आपका रुपिम होगा। ये बी आंसर हमारा सही है। ठीक है पंकज जी। 30 का आंसर डी है, हाँ। ऑल ऑफ दीज है। सभी होंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम सब कुछ जानते हैं कि व्यक्तिगत अंतर भी पता चल जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, कोई भी बच्चा सेम लेवल में नहीं आएगा, सेम चीज नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर जो इंटेलिजेंस टेस्ट से हम इंडिविजुअल डिफरेंस को भी जानते हैं, मेंटल रिटायर्डनेस को भी जानते हैं, एजुकेशनल बैकवर्ड जो शैक्षिक रूप से पीछे होते हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। और तो ये सब इसमें हो जाएगा। हाँ मैं फास्ट ही कर रही हूँ, आप लोग को वीडियो मेरी लेट तक पहुंचती है 1-2 मिनट से, इसलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड इन क्लासरूम, स्कूल, सोसाइटी या होम। 31 का बताइए कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो मूल रूप से पूरी होती है कहाँ होती है, क्लासरूम में होती है, स्कूल में होती है, हमारे समाज में होती है या हमारे घर में होती है। आप लोग आंसर बताने में लेट कर रहे हैं। जो शिक्षण प्रक्रिया होगी वो हमारी कहाँ होगी, ये तो बहुत इजी आंसर है और आप इसको फटाफट बता सकते हैं। आप लोग के आंसर्स जो होते हैं वो मुझे लेट में मिलते हैं, लेट में पता चलता है। हाँ पंकज जी का जवाब बिल्कुल सही है। 31 नहीं, आपका जवाब गलत है ये। जवाब ये क्लासरूम में होगा। जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया होगी, जो शिक्षण अधिगम यानी लर्निंग प्रोसेस जो हमारी चल रही है वो क्लासरूम में चल रही है। स्कूल में तो एक एक्टिविटीज तो होती नहीं, लेकिन जहाँ हम अधिगम कर रहे हैं, जहाँ हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे क्लासरूम में ही होती है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो हम अपने कक्षा में ही पढ़ाई को संपन्न करते हैं। तो जो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी, जो शिक्षण अधिगम हो रहा है वो हमारा क्लास में होगा, क्लास में होगा। तो साहिन ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। सीमा जी का गलत है जवाब। सैयद का भी गलत है। ठीक है। बी स्कूल में तो होता है, पर स्कूल में सिर्फ लर्निंग नहीं कराई जाती, हर एक चीज होता है। तो यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है, अधिगम की बात हो रही है। तो जो यहाँ पे हम कुछ सीख रहे हैं अपने क्लास में, वो प्रोसेस शिक्षक और लर्नर के बीच में हो रही है, तो वो हमारे क्लासरूम में होगी। क्लियर है आपको? मैंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी पढ़ा दिया है, क्लास इसका भी क्लास मेरा हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? कोई डाउट इसमें? आज मैंने 31 क्वेश्चन ही रखे थे आप लोगों के लिए। तो आज का सेशन मेरा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए, मैं क्लास अपनी यहीं पे खत्म करूंगी। रश्मि, बी नहीं होगा आंसर, ए होगा हमारा आंसर। स्कूल में कंफ्यूज नहीं हुए, यहाँ लर्निंग प्रोसेस की बात हो रही है, यानी कि जहाँ पे प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्लासरूम होगा, नॉट बी, स्कूल नहीं। हम एक शिक्षा प्रक्रिया अपने जिसमें एक टीचर और छात्र कम्युनिकेट करते हैं, पढ़ते हैं, वो हम क्लास में ही करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो 31 का ए होगा, क्लासरूम होगा, कक्षा होगा, नॉट बी, स्कूल नहीं होगा। हाँ ए होगा आंसर सबका। चलिए, आई होप यहाँ तक का आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए।
तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मेरा आज क्वेश्चन खत्म हो गए हैं ये। आज का मैंने करा दिया पूरा आपको, आगे भी कराऊंगी। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो तो एक बार आप लोग ओके कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। और जाते जाते आप सबको मैं दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सबका दशहरा बहुत अच्छे से बीते, और नवरात्रि के ये जो आपके दिन बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से बीते, और आपकी आई होप तैयारी बहुत अच्छी चले, बहुत अच्छे से हो। हाँ आशा, जवाब सही है आपका, ए सही है। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो आप अपनी क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको कोई जो लोग अभी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, जो नेट की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो फिलअप फॉर्म पे जा सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए, और नोट्स वगैरह के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके नोट्स के बारे में पता कर सकते हैं। जिनको भी नोट्स के लिए रिक्वायरमेंट है और जानना चाहते हैं कि नोट्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, आप सब बोल भी दीजिएगा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो हैप्पी दशहरा आप सबको, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय आप सभी को, टेक केयर।